अरे वो एक तरफ आप कह रहे हो कि 131 जो डॉक्टर्स हैं, एक IPHS मानक हमने लागू कर दिए, मानकों के अनुरूप हॉस्पिटल्स चलाए जा रहे हैं और और वहाँ पे डॉक्टर नहीं, सबसे उनका बड़ी बात ये आधिकारिक डॉक्यूमेंट कहता है कि 131 डॉक्टर्स हैं जो कम हैं। यानी मंत्री महोदय भी सदन में खड़े होकर के झूठ बोल रहे हैं। और डेंगू के प्रकोप को लेकर के मुझे लगा कि कोई और विधायक या किसी और विधायक ने कोई सवाल भी किया हो, या किसी भी विधायक ने सवाल किया हो कि जो नशे का जो काम चल रहा है इसमें चरस, जो हमारा प्रदेश उड़ता उत्तराखंड की तरफ जा रहा है। मतलब अच्छा, उड़ता पंजाब की तर्ज पर उड़ता उत्तराखंड। उत्तराखंड में तो विपक्ष उतनी मजबूती से नजर नहीं आता, ऐसा लोगों का मानना है। मैं मानता हूं, मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि हमें सांगठनिक तौर पर और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जनता की समस्याओं को लेकर के विधायक के पास क्या 5000 लोग नहीं हैं, जो शायद अगर कोई अधिकारी नहीं सुन रहा तो अधिकारियों के यहाँ पर जाकर के चले जाइए सीधा लेकर के, काम क्यों नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज मेरे हाथ में है एक लेटर है वीरेंद्र जाति जी का। अब विधायक झबरेड़ा हैं। अब सबसे बड़ी बात है, इसके ऊपर साफ तौर पर लिखा है कि जो कि एक लेटर है स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के लिए, जो उत्तराखंड सरकार के आज के समय में स्वास्थ्य मंत्री हैं। विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के सभी सरकारी अस्पतालों में तत्काल IPHS मानकों के अनुरूप डॉक्टर व अन्य स्टाफ की नियुक्ति करते हुए मानकों के अनुसार संचालन करवाने का कष्ट करें, मैं आपका आभारी रहूंगा। सबसे बड़ी बात ये लेटर है और लेटर के साथ में ही साइन हो गया, जो कि तत्काल कार्रवाई के लिए धन सिंह रावत जी ने तुरंत ही तत्काल कार्रवाई के लिए CMO को भेज दिया। यानी कि जैसे ही वीरेंद्र कुमार जाति जी ने जैसे ही अपने सदन में जब प्रश्न किया कि झबरेड़ा विधानसभा में इन लोगों की ज़रूरत है, डॉक्टरों की ज़रूरत है, वैसे ही धन सिंह रावत ने तत्काल कार्रवाई के लिए किया। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा होना ज़रूरी भी होता है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं मैं, और सवाल यही करूंगा मैं कि ये जो सत्र चला विधानसभा सत्र का, आपने ये जो था ये जो अस्पतालों में भर्ती के लिए जो आपने निकाला, स्टाफ के भर्ती के लिए सोचा आपने, तो मतलब क्यों, मतलब कई बार लगातार जब चला आ रहा था दूसरे विभाग में, लगभग मैं नहीं समझता हूँ कि कोई सरकारी अस्पतालों को ठीक करने की बात करता भी है। दरअसल में अखिलेश जी, मैं एक सामान्य परिवार से हूँ और हम लोग जहाँ बैठे हैं ये मेरा गांव है और मैं ग्रामीण परिवेश से भी हूँ। तो गरीब तबका भी या फिर जितने भी किसान लोग हैं, सबसे आत्मीयता है, सबसे मिलना जुलना, सब सारी चीज़ें होती हैं। तो जो प्रैक्टिकल चीज़ें वो निकल कर के बिल्कुल सामने आती हैं। और जब मैं विज़िट करता हूँ हॉस्पिटल्स की और देखता हूँ कि भाई गरीब लोग जो हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जिनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो 1000 रुपया डॉक्टर की फ़ीस दें फिर इलाज कराएं, और मतलब उनकी जो गाढ़ी कमाई है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के यहाँ चली जा रही है। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि भाई जब हमारे सरकार जो है साधन देती है, संसाधन मुहैया कराए हैं, तो हॉस्पिटल्स हैं तो उनमें डॉक्टर्स नहीं हैं, उनमें डॉक्टर्स होने चाहिए, उनमें नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए ताकि गरीब लोगों को मदद हो सके, उनका इलाज तरीके से हो सके। तो ये एक मेरे दिल में सवाल था और मैं काफ़ी दिनों से इसमें प्रयासरत था। और अभी कुछ दिनों पहले मेरे पड़ोस का गांव है मखदूमपुर, वहाँ पे PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और वो भी टाइप B है। टाइप B में टाइप A से सुविधाएं कुछ ज़्यादा रहती हैं। तो वहाँ पर मैंने भाग दौड़ करके रिक्वेस्ट करके यार, तो वहाँ पे एक MBBS डॉक्टर की व्यवस्था और नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था कराई है। जल्द ही वहाँ पे जो टेस्ट होते हैं उनके लिए लैब की व्यवस्था भी हो जाएगी। और इसी परिप्रेक्ष्य में धीरे धीरे करके विधानसभा के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको स्टेब्लिश करने का, मतलब उनमें स्टाफ हो, उनमें सारी चीज़ें सुख सुविधाएं हों, वो चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इसके पहले जो विधानसभा सत्र था, उस सत्र में भी आपने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के सवाल किया था, तो पिछले बार ये अनुमति नहीं दिया था धन सिंह रावत जी ने। नहीं, पिछली बार जब मैंने धन सिंह रावत जी से सवाल किया था कि आप हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो इस मानक के अनुसार कर दीजिए, तब उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। मैं खुद ही मेरे स्तर से मैंने कई बार प्रयास किया
और अब की बार मैं विधानसभा सत्र में साइकिल से गया। वो वीडियो भी मैं, वो फोटोग्राफ्स भी लोगों ने देखा, वो विजुअल्स भी लोगों ने देखा कि ये विधानसभा सत्र में साइकिल से जाना विरोध प्रदर्शन था क्या मतलब? नहीं, मैं साइकिल से इसलिए गया कि भाई मैंने मंत्री जी को एक बार चेताया, मैंने सदन में बात रखी कि भाई स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं खराब अवस्था में हैं, आप इनको ठीक कर लीजिए। मैं मानता हूँ एक मौका देना चाहिए कि भाई मंत्री जी के हो सकता है कि संज्ञान में ना हो, हालांकि मंत्री जी हैं तो उनके संज्ञान में सब चीज़ें होनी चाहिए, पर फिर भी मैंने एक मौका दिया। और सदन में पिछली बार जब आवाज़ उठाई और कार्रवाई नहीं हुई, तब मैंने स्वास्थ्य सुविधाओं को, सरकार को नींद से जगाने को लेकर के मैंने साइकिल से जाना उचित समझा। मैं साइकिल से गया और मेरे हाथ में जो एक तख्ती थी उस पर स्पष्ट लिखा था, उत्तराखंड में डॉक्टर्स की भारी कमी है, सरकारी अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठप हैं। इन व्यवस्थाओं के ठप होने के परिप्रेक्ष्य में भाई उत्तराखंड के सभी लोग अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखें, वो साइकिलिंग करें, एक्सरसाइज करें, खुद फिट रहें, क्योंकि अगर किसी कारण से बीमार हो गए, सरकार के भरोसे ना रहें। सरकार के भरोसे ना रहें। अच्छा, क्योंकि भाई सरकार चेताने के बावजूद भी इसमें कार्यवाही नहीं कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं ये कह रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आप सदन में जब कोई प्रश्न उठाते हैं तो जो विभागीय मंत्री होते हैं कई बार उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, कई बार ले लेते हैं। अगर एक संभावना मैं जता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इस बार भी नहीं मानते, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के सरकार के जो विभागीय मंत्री हैं अगर वो नहीं सुनते, तो अगली बार आप क्या करते? देखिए, माननीय मंत्री जी ने पिछली बार भी कहा था कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड IPHS मानक लागू करने वाले हम पहले राज्य हैं, और IPHS मानक लागू करने वाले हम पहले राज्य हैं, और वो खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे थे। तब मैंने खुद उनको आईना दिखाया था। ये मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट्स मंगाए, हरिद्वार मुख्य चिकित्सा, और इसमें हर एक चीज़ का ब्यौरा है कि कौन कौन हॉस्पिटल किस किस श्रेणी का है। तो इसमें ब्यौरा है कि अकेले जनपद हरिद्वार में 131 डॉक्टर्स की कमी है। अरे वो एक तरफ आप कह रहे हो कि 131 जो डॉक्टर्स हैं, एक IPHS मानक हमने लागू कर दिए, मानकों के अनुरूप हॉस्पिटल्स चलाए जा रहे हैं, और उनका और वहाँ पे डॉक्टर नहीं, सबसे बड़ी बात ये आधिकारिक डॉक्यूमेंट कहता है कि 131 डॉक्टर्स हैं जो कम हैं। यानी मंत्री महोदय भी सदन में खड़े होकर के झूठ बोल रहे हैं। अब जब मैंने उनको ये जा करके दिखाया, तब उन्हें लगा कि यार ये जो विधायक है ये मानेगा नहीं, और ये अपना जो अधिकार है, जनता का जो अधिकार है, जनता का हक है, उसको लेकर के रहेगा। मतलब 131 जो डॉक्टर्स की कमी है, ये हरिद्वार जिले का सिर्फ डेटा है? हरिद्वार जिले का डेटा है। और ये वो डॉक्टर हैं जो कहीं ना कहीं आम जो लोग हैं, और मैं समझता हूँ ग्रामीण जो एरिया है उससे कनेक्टेड रहते हैं। बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं जो है ग्रामीण की क्षेत्र की या शहरी क्षेत्र की भी मैं कहूँ, इन्हीं के भरोसे चल रही है। लेकिन क्या मतलब मैं ये समझ रहा हूँ हरिद्वार जिले में फिलहाल अगर मैं पूरे 11 विधानसभाएं हैं इस पूरे जिले में, और हरिद्वार जिले की आपको नहीं लगता कि एक और अगर हम स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित कोई अगर तथ्य जोड़ें तो डेंगू का प्रकोप है, और डेंगू के प्रकोप को लेकर के मुझे लगा कि कोई और विधायक या किसी और विधायक ने कोई सवाल भी किया हो, या किसी भी विधायक ने सवाल किया हो। मैंने अभी डेंगू का प्रकोप है, मलेरिया का प्रकोप है, ये हमारे एक पूरे जनपद में एक अधिकारी नियुक्त होता है, जिला मलेरिया अधिकारी, उसको DMO भी बोलते हैं। मैंने जब उनसे सवाल किया कि भाई आपके पास फंड्स की क्या व्यवस्था है और कितना मद सरकार ने आपको अब की बार यहाँ पर जिले में खर्च करने के लिए दिया है, ताकि डेंगू मलेरिया जो इसकी रोकथाम के लिए आप क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जब मैं सवाल कर रहा था तो जवाब देने में नाराज थे। सरकार ने इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था या अन्य व्यवस्था जो है होनी चाहिए वो तरीके से नहीं की है। तो सरकार तो यही तो सोचने वाली बात है कि जब CMO भाई चीफ मेडिकल ऑफिसर हरिद्वार में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आप बैठते हैं यहाँ पर, उसके अलावा जनप्रतिनिधियों की कमी नहीं है, नगर निगम है, रुड़की नगर निगम है, अब जिला पंचायत क्षेत्र भी बना हुआ है, तो इसके बावजूद भी अगर जनता डेंगू से मर रही है तो स्वास्थ्य विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही हो सकती है। क्या मतलब मेरा ये मानना है, क्या इन लापरवाहियों को लेकर के क्या विभागीय मंत्री से सवाल किया जा सकता है, या किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? ये तो देखिए एक आपने डिमांड की, अब जाहिर सी बात है जब कोई काम कर रहा होता है
फिर सवाल उसी से हो जाता है। तो भाई आगे चल करके क्या ये जो डेंगू है, अब जाहिर सी बात है इसमें कई जाने जा रही हैं, हाँ। गाँव में लोग बीमार हैं, हर किसी को कहीं ना कहीं बुखार है, और अभी जस्ट कुछ टाइम पहले कोविड से लोग गुजरे हैं, कोविड का जो दौर है वो अभी बीता है, तो एक डर भी लोगों के मन में है कि अगर बुखार और ये सब चीज़ें सिम्टम्स आ जा रही हैं तो कहीं कोविड ना हो जाए। तो ऐसी स्थितियों में तो स्वास्थ्य विभाग हमारा, मुझे नहीं लगता कि कुछ काम कर रहा है। तो क्या उसको लेकर के बाकी लोग काम करेंगे, आप इसको लेकर के बोलेंगे, उनको लेकर कुछ कहना चाहेंगे तो वो भी तो आप। नहीं, मैं यहाँ एक चीज़ और जो समझ रहा हूँ, आप उसको भी समझिए। हाँ। बचाव के जो उपाय हैं वो उपाय करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मद नहीं है, फंड्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, कर्मचारी नहीं है। यानी कि उसको पहले ही आप प्रिकॉशन ले लें और उसमें बुखार ना हो, मलेरिया ना हो, मच्छरों की आप रोकथाम कर लें, उससे सरकार पल्ला झाड़ रही है। और जब ये बीमारियां हो जाती हैं, भाई ऊपर वाला ना करे, कोई बुखार का शिकार हो गया, कोई मलेरिया का शिकार हो गया, उसकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार ये जो निद्रा में सोई हुई है, इसी निद्रा से सरकार को जगाने के लिए मैं विधानसभा में साइकिल से गया था कि भाई स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सरकार की, वो लचर हैं, इस पे आप ध्यान दीजिए। और मैं एक चीज़ से और अवगत करा रहा हूँ आपको कि कल मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे उस सरकार को जगाने के विषय को लेकर के, साइकिल से जाने के विषय को लेकर के माननीय धन सिंह रावत जी ने, सरकार ने एक बैठक की, उसमें उच्च स्तरीय अधिकारियों को तलब किया और उन उच्च स्तरीय अधिकारियों को कहा कि जितने भी पद रिक्त हैं उनका ब्यौरा 1 माह के अंदर दीजिए और 1 माह के अंदर जितने भी डॉक्टर्स के पद हैं उन पर रिक्तियां हैं जो हैं उनको भरने के लिए वैकेंसियां निकालिए, उनको भरिए। तो ये जो 131 जो पूरा आपने कहा कि वैकेंट है, क्या वो फुलफिल कर दिया जाएगा जल्दी? अब जब सरकार इसको फुलफिल कर देगी, अब पूरे प्रदेश का मैंने वहाँ पे रखा था कि प्रदेश में व्यवस्थाएं खराब हैं, तो मेरे संज्ञान में यह भी आया कि 1131 डॉक्टर्स की इन्होंने कमी खुद ही स्वतः ही मानी है और इनको भरने के लिए वो आवेदन, जो रिक्तियां हैं वो भरने के लिए रिक्तियां जारी कर रहे हैं, उनको भरने के लिए वैकेंसियां निकाल रहे हैं। तो जब ये लोग निकाल लें और जब ये भर लें तो मैं इनको उसके बाद धन्यवाद जरूर कहूँगा। चलिए, ये अच्छी बात है, विपक्ष के विधायक हैं और धन्यवाद करेंगे, और मैं समझता हूँ कि धन्यवाद करना भी चाहिए, काम अच्छा होता है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए 2016 से लेकर के अब तक, 2017 से लेकर के अब तक, जब 2017 से अब तक जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हजारों पद, हजारों वैकेंसियां निकाली गई और वो वैकेंसियां विज्ञापन में और सिर्फ बीच में अधर में लटकी रह गई। यानी जितनी भर्तियां निकाली गई उसके 10%, 15% मात्र लोग भर्ती हुए। 80-85% भर्तियां जो हैं वो या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई या फिर उन भर्तियों को इन्होंने आगे। तो जिम्मेदार इसका मेन कौन होता है? आखिर भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ना और 85% भर्तियाँ, अभी विधानसभा भर्ती की बात हो या जितनी भर्तियाँ हो रही हैं, अब भर्तियाँ क्या हो रही हैं, भर्तियों में हमेशा कोई ना कोई धांधली या कोई ना कोई ऐसे ही चीज़ें नज़र आ रही हैं जहाँ पर लोग पैसे खाए हुए बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थितियों में मेन गलती किसकी है? क्योंकि कई बार अधिकारियों को तलब कर दिया जाता है, मंत्री ऐसे ही बैठे रहते हैं, नेता ऐसे ही बैठे रहते हैं। देखिए, मैं नहीं मानता कि बिना किसी सरकार के संरक्षण के भर्ती घोटाला हो सकता है। तो पूरे भर्ती घोटाले को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। भर्ती घोटाला सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अरे आप देखिए, जो इन्होंने वीडियो में हाकम सिंह को पकड़ा, क्या हाकम सिंह इतना बड़ा मास्टरमाइंड हो सकता है? हालांकि अपराध है, मैं मानता हूं कि वो संलिप्त है, पर उस पूरी प्रक्रिया का मास्टरमाइंड कोई और है। मास्टरमाइंड उसमें मुखिया सरकार के वीवीआईपी लोग हैं, उनको सरकार पकड़ने से कतरा रही है। चलिए, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। और मैं कहूँगा कि अभी जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के आपने बताया, और सदन में और कौन से ऐसी जो आपको लगे कि जो समस्याएं, उन मुद्दों को आपने उठाया सदन में, वो जरूर हम चाहेंगे कि जनता को समझ में आए। हाँ, सदन में मैंने कई मुद्दे उठाए, उसमें से मुख्यतः जो गरीब लोगों को शादी के अनुदान में जो शादी का पैसा जो मिलता है,
उसमें क्या है, जो अब पैसा जो मिल रहा है वो शादी के बाद मिल रहा है। शादी होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद सारी प्रक्रियाएं होंगी, तब जाकर के वो 6 महीने साल भर में जाकर के शादी का पैसा मिलता है। मैंने सदन में ये बात रखी कि जब शादी करते हैं तो शादी के समय पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और चूंकि उसमें गरीब लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा जो पेंशनर हैं उनके लिए वो व्यवस्था है, तो उसमें उनको पैसे की ज़रूरत होती है। तो शादी के समय वो पैसा मिले, नहीं तो शादी से पहले मिले। हाँ, शादी के पहले वो पैसा मिल ताकि जाना उसका चाहिए, उपयोग किया जा सके। नहीं तो क्या होता कि भाई शादी के समय में वो जो गांव में ब्याज पर लोग पैसा देते हैं, सूद पर पैसा देते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, और जब तक वो पैसा मिलता है तब तक वो एक भारी भरकम रकम हो चुकती है, और वो जो पैसा उनको मिलता है वो उनका ब्याज में चला जाता है। और इसी में जो पात्रता की जो आय सीमा है वो 4,000 है। अधिक से अधिक लोगों को लाभ देने के लिए मैंने इसको निवेदन किया मंत्री जी कि इसको बढ़ा करके आप 8,000 कर दें, ताकि अधिक से अधिक गरीब लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और साथ ही साथ एक और गंभीर विषय मैंने रखा सदन के समक्ष कि जो नशे का जो काम चल रहा है, स्मैक चरस, जो हमारा प्रदेश उड़ता उत्तराखंड की तरफ जा रहा है, मतलब अच्छा, उड़ता पंजाब की तर्ज पर उड़ता उत्तराखंड जो होने जा रहा है, उस पर हमें गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। और कभी कभी क्या आता है, छोटे छोटे प्रकरण में किसी से 7 ग्राम, किसी से 5 ग्राम, इस तरह के बहुत सारे प्रकरण आते हैं कि ऐसे इसमें पकड़ लिया और उसको जेल भेज दिया। ठीक है भाई, आप उनको भी पकड़ो, उनको भी जेल भेजो, पर ये जो 7 ग्राम 7-7 किलो के सप्लायर कौन है, जो असली पेडलर्स हैं, उनको पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है, या उनको सरकार क्यों नहीं पकड़ पा रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। इस ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि भाई उत्तराखंड की जो जवानी है वो नशे की भेंट न चढ़े, हमारा जो भविष्य है वो नशे की भेंट न चढ़े। ये मुद्दे वो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जनता को भी इस बात को समझना चाहिए कि नशे की लत में पड़ करके आपने कई राज्यों का भी आपने जिक्र देखा होगा, कई ऐसे गाँव भी होंगे जहाँ पर अगर आप विचार करेंगे तो उस गाँव की स्थिति भी खराब हो जाती है। आप उड़ता उत्तराखंड की आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक ना कहीं जो लोगों के मन में है, एक अगर हम लोकतंत्र की बात करें, मतलब लास्ट ये मेरा सवाल है कि लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं, मैंने कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी बात की, जनप्रतिनिधियों से भी बात की कि लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो विपक्ष उतनी मजबूती से नज़र नहीं आता, ऐसा लोगों का मानना है। दूसरा, अगर हरिद्वार के पर्सपेक्टिव में बात करें तो भी विपक्ष जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे विषयों से पीछे भागता है, जो खुलेआम लड़ना चाहिए, जिस विषय को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कमी दिखने को मिलती है। मैं मानता हूँ उत्तराखंड में जो विपक्ष है वो इतना मजबूत है, इसका अभी मैं आपको आप इसको मजबूत मानते हैं? 2 दिन पहले का मैं उदाहरण देता हूँ। हाँ, उत्तराखंड में विपक्ष इतना मजबूत है कि विपक्ष के सवालों से सरकार इतना डरती है कि जो विधानसभा सत्र 5 दिन संचालित होना चाहिए था, उसको उन्होंने 2 दिन में ही वाइंड अप कर दिया। यानी विपक्ष के सवालों से वो लोग इतना डरते हैं। तो अगर आप विपक्ष का मतलब देखिए, ये तो आप एक विधायक होकर के वहां जाकर के वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जनता का, एक अलग बात हो गई। सदन में आप सवाल उठा रहे हैं। मैंने एक बार विधायक खानपुर विधायक उमेश कुमार से भी बात की थी इस संदर्भ में, तो उन्होंने कहा कि क्या जनता की समस्याओं को लेकर के विधायक के पास क्या 5,000 लोग नहीं हैं, जो शायद अगर कोई अधिकारी नहीं सुन रहा तो अधिकारियों के यहाँ पर जाकर के चले जाइए सीधा लेकर के, काम क्यों नहीं होगा? तो वो आपको नहीं लगता कि विपक्ष जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है? आप कह रहे हैं मजबूत है, सदन की कार्रवाई जो है 2 दिन में भंग हो गई, ठीक है, लेकिन अगर हम हरिद्वार जिले की बात करें तो बहुत सारे ऐसे विषय निकल करके आए। अगर आप पंचायत चुनाव की बात करें, आपकी पार्टी बिल्कुल ख़त्म वाली पोजीशन पे थी। ख़त्म का मतलब साफ तौर पे कह रहा हूँ कि स्थिति खराब थी, लोगों ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया। कांग्रेस पार्टी कहाँ है, ना नेता नजर आए। आप लोगों ने ज्ञापन तो दिया पर ज्ञापन का कोई असर नहीं, और ज्ञापन कब दिया वो भी लेट। तो यही विषय नहीं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के लोगों का ऐसा मानना है कि विपक्ष जो है कमज़ोर है, और आप कह रहे हैं मजबूत। नहीं, देखो जो आप अभी कह रहे हैं, मैं मानता हूँ, मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि हमें सांगठनिक तौर पर और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है जी। मैं ईमानदारी से स्वीकारता हूँ कि हमें सांगठनिक तौर पर
और बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कह दूं कि जल्द ही आपको इसमें अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी, मैं कह रहा हूँ, मजबूत है। हमें और बेहतर करने की ज़रूरत है जी। ऐसा नहीं कि हम मजबूत नहीं हैं, हम लोग मजबूत हैं। इसलिए यहाँ आप हमारे जो विधायक हैं वो 5 विधायक हरिद्वार में हैं। पहले से संख्या हमारी बड़ी है, हम लोग मजबूत हैं, पर हमें और मजबूत होने के लिए विधायक की संख्या बढ़ना और विपक्ष मजबूत होना दोनों में अंतर होता है। कई बार ऐसा होता है कि संख्या बहुत ज़्यादा है पर कमज़ोर है। मैंने कहा सहर्ष, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि हमें सांगठनिक तौर पर और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अब आप रुड़की ग्रामीण के आप जिला अध्यक्ष भी बन गए हैं कांग्रेस के, तो शायद इसका फायदा मिलेगा संगठन को। निश्चित रूप से इस आधार पर सोच रहे हैं शायद आप। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। मैं एक विधायक, जनता ने मुझे चुना, मैं, आप देखते होंगे, मैं एक सेवक के रूप में काम करता हूँ। और पार्टी संगठन को मैं कहूँ, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। और जो मुझे दायित्व दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, उसका ईमानदारी से निर्वहन करते हुए मजबूत कांग्रेस को यहाँ और मजबूत करने का काम मैं करूँगा। चलिए, धन्यवाद आपका, और आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि क्या वास्तव में अगर हम मजबूत विपक्ष की जो हम बात करते हैं, क्या वो है? दूसरे नंबर पे दूसरा सवाल ये है आप लोगों से कि जो IPHS के मानकों के अनुसार डॉक्टरों की वास्तव में कमी है, कितनी कमी है जो आप लोग महसूस करते हैं, और आप लोग अगर डॉक्टर नहीं हैं तो आप किन किन समस्याओं से जूझते हैं, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे तमाम विषयों को लेकर के हम आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, वो देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।